हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और भूगोल का पहले पार्ट जिसका नाम है संसाधन और विकास। उसका पहला भाग हम पूरा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था कि संसाधन क्या होता है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो लगा दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे पार्ट की यानी भाग 2 की, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है उसके अंतर्गत सीखेंगे सबसे पहले संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन की, सतत पोषण विकास क्या होता है, भू संसाधन क्या होता है, और मिट्टियों के बारे में, जैसे कि लाल मिट्टी क्या होती है, लाल मिट्टी की विशेषताएं क्या है, काली मिट्टी, काली मिट्टी की विशेषताएं, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। तो सभी मिट्टियों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे संसाधन के अनियोजित तरीके से प्रयोग के प्रभाव। यानी कि अगर हम संसाधनों को अनियोजित अनियोजित का मतलब होता है बिना सोचे समझे। ठीक है, यानी कि जैसे संसाधन तो आप जानते हो जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं वो क्या है, संसाधन है। और प्रकृति ने भी हमको कई प्रकार के संसाधन दिए कि नहीं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, सोना, चांदी, ये सब कुछ दिए हैं। अगर हम इनको बिना सोचे समझे क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा, हमारा वातावरण है, ठीक है, हमारा वातावरण भी क्या होगा, प्रदूषित तो होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, ये संसाधन क्या हो जाएंगे, खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी चीज बिना सोचे सोचे समझे अगर यूज करेंगे तो उसके कुछ घातक परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके समाप्त होने का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग समझेंगे संसाधनों को अगर हम बिना सोचे समझे यूज करेंगे तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है प्राकृतिक संसाधन जैसे कि अगर हम डीजल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, अगर हम इन सब को यूज करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब वातावरण गर्म होता है तो क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो हमारा जो वातावरण, हमारा जो पर्यावरण है, उसका तापमान अगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा कि हम उस पर रह भी ना पाएंगे। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि नहीं, ठीक है, तो इसको ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो पहली समस्या तो ये उत्पन्न होगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न आएगी। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होगी, दूसरी समस्या उत्पन्न होगी परितंत्र पर खतरा। यानी हमारा जो पर्यावरण है वो रहने लायक नहीं रहेगा। हमारे चारों ओर का आवरण, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ज्यादा संसाधनों का यूज करेंगे जैसे डीजल, पेट्रोल, इन सब का, तो क्या होगा, कोयले का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे वो जो वायु है उसमें क्या हो जाएगा, विषैले पदार्थ मिल जाएंगे, जो कि हमारे, अगर हम उसको सांस को लेंगे और सांस लेंगे तो हमें कई बीमारियां हो जाएंगी। इसी तरीके से पानी में भी ये पदार्थ मिल जाएंगे, तो पानी को पिएंगे तो भी क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, यानी कि हमारे रहने लायक नहीं रहेगा। तो ये दूसरा कारण होगा। ठीक है, दूसरा प्रभाव पड़ेगा। अब तीसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि परत में सुराख। ठीक है, अब आपको पता है कि सूर्य से कई हानिकारक किरणें आती हैं, लेकिन क्या है, वातावरण में इस तरीके की कुछ क्या होती है, परतें होती हैं। और ये परतें क्या करती हैं, जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से क्या करती हैं, रोकती हैं। लेकिन अगर हम पूरे वातावरण में क्या है, कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ बना देंगे, कुछ ऐसी गैसें बना देंगी जो क्या कर देंगी, इस परत को क्या कर देंगी, छेद कर देंगी, इसमें सुराख कर देंगे। सुराख कर देंगे तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, हमारी भूमि पर आ जाएंगे, यानी पृथ्वी पर आ जाएंगे। अगर ये हमारे यहाँ पे आएंगी तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे ये हमारे हमारे जो शरीर है उस पर क्या है, कैंसर हो सकता है, कई बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो तीसरा ये है। और चौथा जो मेन कारण वो है कि संसाधनों के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि संसाधन जो है वो पूरे तरीके से क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे अभी डीजल, पेट्रोल है, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आगे चल के क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर ये समाप्त हो गए तो फिर क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को कई समस्याएं झेलनी पड़ेंगी कि नहीं। ठीक है, तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होंगी अगर हम संसाधनों को अनियोजित तरीके से यूज करेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अब पूरे सभी देश जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे कौन से भी देश दुनिया के, सभी क्या है, तरक्की चाहते हैं, सभी विकास चाहते हैं। तो विकास कैसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। देखो फैक्ट्री जो चलती हैं वो संसाधनों का उपयोग करके चलती हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण में ये सभी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये जो सभी समस्याएं, इनसे निपटने के लिए, ठीक है, इन सब से निपटने के लिए, ये जो भी समस्या आपको नजर आ रही है, इन सब से निपटने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग रखी। सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक
एक मीटिंग रखी, और ये मीटिंग कब रखी है, इसको नाम दिया गया पहला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो याद रखना है पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में। एक से ज्यादा देशों ने क्या किया था, कई देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और एक मीटिंग रखी। ये मीटिंग किस देश में रखी गई थी, ये मीटिंग रखी गई थी ब्राजील में। ठीक है, कहाँ पे रखी गई थी, ये ब्राजील में रखी गई थी, और ब्राजील का शहर था कौन सा, रियो डी जेनेरो, उसमें रखी गई थी। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कौन से साल में हुआ था, तो आपको याद रखना है 1992 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, किस देश के अंदर हुआ था, तो आपको याद रखना है ब्राजील के अंदर हुआ था, और ब्राजील में कौन से शहर में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब यहाँ पे यह है कि इस सम्मेलन में, इस मीटिंग के अंदर कितने देशों ने भाग लिया था, तो इस मीटिंग के अंदर 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 100 से ज्यादा देश के लोगों ने इस मीटिंग में यानी कि इस सम्मेलन में भाग लिया था, और उनके जो मुद्दे थे, यानी कि सभी देशों ने जो जिन मुद्दों पर बात होनी थी, वो कौन कौन से मुद्दे थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात होनी थी वो होती नहीं थी संसाधन नियोजन के बारे में, यानी कि संसाधनों का क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। अब संसाधन नियोजन का मतलब यह है कि संसाधनों को सोच समझ के यूज किया जाना चाहिए, एक लिमिट में यूज करना चाहिए, उसको बोला जाता है संसाधन नियोजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो अभी तो आपको ये समझना है संसाधन नियोजन के बारे में बात होनी थी, ये मुद्दे थे। दूसरा मुद्दा था, क्या मुद्दा था दूसरा, दूसरा मुद्दा था सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों का उपयोग करके सभी को क्या है, सतत पोषणीय विकास का पालन करना चाहिए। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी तो हम मुद्दों के बारे में बात करें, फिर डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा यहाँ पे विश्व सहयोग, सभी देश क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, क्या होता है सहयोग का मतलब ये है कि कई देश, तो आपको पता होगा कुछ देशों में तो संसाधन बहुत ज्यादा है और कुछ देशों में संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिनमें संसाधन ज्यादा होते तो वो ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, और जिनमें संसाधन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर तो वो गरीब ही रह जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि संसाधनों का क्या करेंगे, शेयर करेंगे, एक दूसरे से संसाधनों को हम साझा करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे का विकास में। ठीक है, दूसरा सामूहिक जिम्मेदारियों की बात की। सामूहिक जिम्मेदारियां ऐसे कि हमें इस पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देना है। ठीक है, सभी को, क्योंकि पृथ्वी तो हम सबकी है ना, भले ही देश अलग अलग है तो क्या हुआ, पृथ्वी तो सबकी एक ही है। ठीक है, तो ये तीसरा मुद्दा। और चौथा था यहाँ पे एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एजेंडा 21 जो पास किया गया था वो कब, पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पास किया गया था। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, मुद्दे समझ में आ गए आपको, क्या क्या मुद्दे थे उनके, संसाधन नियोजन की बात की गई थी, सतत पोषणीय विकास की बात की गई थी, आपसी सहयोग की बात की गई थी, और एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे संसाधन नियोजन क्या होता है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। सिंपल सी बात यह है कि हमको संसाधनों को क्या है, सोच समझ के यूज करना है, यानी कि कम से कम यूज करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, संसाधन नियोजन बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी डेफिनेशन है सतत पोषणीय विकास की। अब हमारा प्रश्न आता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। क्या नहीं पहुंचे, पर्यावरण को हानि। ये बोल रहे हैं कि आप संसाधनों का विकास करो और उनका उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, वातावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की अवहेलना नहीं हो, यानी कि आप ऐसे नहीं कि संसाधनों का इतना यूज कर लो कि अभी पूरे संसाधन समाप्त हो जाएंगे, और अभी पूरे संसाधन समाप्त हो गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ है नहीं, यानी कि उनको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। या फिर आपने संसाधन तो बहुत बचे हैं लेकिन आपने वातावरण को ही प्रदूषित कर दिया, तो भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है, क्योंकि बीमारियां बनने लगेंगी उनको। ठीक है, तो ये बोलते हैं सतत पोषणीय विकास का सीधा सीधा अर्थ ये है कि संसाधनों का आप विकास कुछ इस प्रकार से कीजिए, संसाधनों का विकास आपको इस प्रकार से करना है कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचे, और दूसरी चीज आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की अवहेलना न हो, यानी कि उनको आगे आने वाली पीढ़ियां उनको कोई समस्याएं ना झेलनी पड़े। इस तरीके से आप संसाधनों का यूज कीजिए, इसी को बोला गया है सतत पोषणीय विकास। तो समझ में आ गया आपको क्या है सतत पोषणीय विकास, क्लियर हो गया होगा अब तो बिल्कुल। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे कि भारत में संसाधनों का नियोजन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार किया गया है, तो देखिए क्या है, पूरे भारत में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक है,
तो इसी को बोला जाता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब यही है। एजेंडा 21 में क्या करेंगे हम लोग, अपने अपने एरिया में क्या करेंगे, संसाधनों की खोज करेंगे कि भैया कितने संसाधन है, ऐसे ही यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करो, उनकी तालिका बनाना। पहले तो क्या करो, लिस्ट बनाओ आप। संसाधनों को क्या है, पहले खोजो और उनकी क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ कि कौन से प्रदेश में ज्यादा संसाधन है और कौन से प्रदेश में कम संसाधन है। इससे क्या होगा, हमको ये जानकारी हो जाएगी कि हमारे देश के अंदर कितना संसाधन मौजूद है। ठीक है, अब अब हमने क्या है, संसाधनों की एक लिस्ट बना ली। उसके बाद क्या करेंगे, ये संसाधनों का यूज करने के लिए उपयुक्त कौशल यानी कि अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करें, जिससे क्या है, वातावरण प्रदूषित ना हो। पता तो कर लिया कि संसाधन है, लेकिन इस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि संसाधन यूज कर लिया, पता चला वातावरण ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, कि या फिर लोगों को उसका हानि पहुंच रही है। तो इस तरीके से पहले कौशल, ठीक है, और दूसरा क्या है, संस्थागत ढांचे का सही उपयोग करते हुए नियोजित ढांचा तैयार करना। यानी कि हम क्या है, डिपार्टमेंट, जैसे फ्यूल डिपार्टमेंट अलग होता है कि नहीं, मेटल डिपार्टमेंट अलग होता है, इन सब का डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, अच्छे से नियोजित तरीके से क्या करेंगे, समझाएंगे उनको, और वो क्या करेंगे, संसाधनों का यूज करवाएंगे बड़े ही नियोजित तरीके से। ठीक है, तो ये पहली बात समझ में, पहले लिस्ट बनाएंगे और दूसरा काम क्या करेंगे, संसाधन उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, जो डिपार्टमेंट है उनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और तीसरा क्या है, संसाधनों का नियोजन और विकास के बीच क्या करना, तालमेल बैठाना। यानी संसाधनों का नियोजन भी होना चाहिए और साथ में विकास भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। विकास मतलब ये है, देश की तरक्की भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम संसाधनों का नियोजन कर रहे हैं और देश से हमारा क्या है, पीछे जा रहा है। दोनों के बीच क्या करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से भारत में संसाधनों का क्या हो रहा है, नियोजन हो रहा है। तीनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम भू संसाधन के बारे में। अगर हम भारत में भू संसाधन की, देखो भू संसाधन का मतलब होता है जमीन की बात करेंगे, अब भूमि की बात करेंगे। इसकी बात करने वाले हैं, अब भूमि की बात करने वाले हैं, जमीन की बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र की बात करने वाले हैं हम लोग अब। ठीक है, कृषि क्षेत्र की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में अगर हम भू संसाधन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 40 जो जमीन है टोटल, उसमें 40% भाग पे तो क्या है, पहाड़ है। ठीक है, और उसके 43% भाग पर मैदान है। बकाया जो 27% भाग है उस पर है पठार। ठीक है, तो तीनों बातें याद रखनी है कि भारत की जो टोटल जमीन है, जो आपको जमीन दिखती है, धरातल दिखता है, उसमें 40% हिस्से पर पहाड़ हैं। ठीक है, और 43% हिस्से पर मैदान है, और 27% हिस्से पर क्या है, पठार है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। मैदान मतलब क्या होता है, जहां पे घर बने हुए हैं, खेती हो रही है, उसको मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भू उपयोग कि भारत में ये हिस्सा तो था कि भारत में इस तरीके से भूमि है, अब उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत में जो भूमि का उपयोग है वो क्या है, कई जगह पे वन है। उसके बाद कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, यानी कि भूमि तो है लेकिन वो कृषि के लिए नहीं है। ठीक है, तीसरा परती भूमि और कृषि योग्य भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे क्या है, कृषि हो रही है। ठीक है, और चौथा हिस्सा कौन सा है, जहाँ पे परती भूमि है, यानी कि कृषि नहीं हो रही, एक लिमिट में कृषि होती है, उसको परती भूमि बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में है शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र। ठीक है, तो ये है, इससे भूमि को इस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के बारे में। देखो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब ये है कि कुछ हिस्सा क्या है, जमीन तो है लेकिन उस पर क्या है, बंजर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैर कृषि कार्य के लिए, जैसे गैर कृषि कार्य क्या है, जमीन तो है लेकिन उस पर क्या है, या तो मकान बना है, या हॉस्पिटल बना है, या फिर सड़क बनी है। आपको पता है हॉस्पिटल, सड़क, शहर, तो उसको उस जमीन पे भी तो हम खेती नहीं कर सकते, तो उस भूमि को हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भूमि को बांटा गया है। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में। ठीक है, तो भारत में मोस्टली जो मिट्टी पाई जाती है वो 6 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये तो आपको क्लियर ही है, देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, और लास्ट में आती है वन मृदा। तो ये सब क्या है, ये इतने प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम मिट्टियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के, देखो ये जो नीला 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 आपको एरिया दिख रहा है, ये सब जगह, ये जो एरिया है, इन सब जगहों पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो क्षेत्र बताया हमने आपको, यहाँ यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रही होगी जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, ये ऊपरी मैदान है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, उत्तरी मैदान है ना, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं हमने। सबसे पहले क्या है, जो जलोढ़ मिट्टी है, कौन सी मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपका पहला प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह भारत के लगभग 40% भाग पे पाई जाती है। कितने परसेंट भाग पे पाई जाती है? 40% पे। ठीक है, और इस मिट्टी का निर्माण सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों के द्वारा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका अगर ओटीओ बनेगा तो क्या बनेगा, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत के कितने भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है अगला कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आपको याद रखना है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां के द्वारा बहाकर लाए गए जो बारीक कण होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, जलोढ़क बोला जाता है, इनके द्वारा होता है। ठीक है, तो कैसे होता है समझ में आ गया होगा आपको, किस तरह नदियों के द्वारा जो बारीक कण लेके आती हैं नदियां अपने साथ, ठीक है, तो वो जम जाती हैं, उसको ही बोलते हैं, तो उससे ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे नदियों द्वारा बहाकर लाए गए इन बारीक कणों को क्या कहते हैं, जलोढ़क कहते हैं। तो अगर आपका प्रश्न आता है जलोढ़क क्या है, तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर होगा नदियों के द्वारा बहाकर जो बारीक कण लाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जलोढ़क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है आयु के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, एक तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, जो कि कम उपजाऊ होती है, तो याद रखना जो जल बांगर होता है वो कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है, और ये निचले भागों में पाई जाती है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है, और ये कम उपजाऊ होती है और निचले भागों में पाई जाती है। कौन से भागों में पाई जाती है, निचले भागों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद साथ में नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, उसको खादर कहते हैं। पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया आपको, तो ये था जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, तो आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, अब देखो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है, काली मिट्टी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश का एरिया यहाँ पे पाई जाती है और महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, तीन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है काली मिट्टी के लिए, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन जगहों पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आपके लिए इसके लिए भी मैंने पॉइंट बना दिए हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, देखो इस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी भी, आपको याद रखना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती मानी जाती है। ध्यान रखना, ये जो खेती है वो कपास की, ये जो मिट्टी है वो कौन सी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। पॉइंट याद रखना बेटा, कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है काली मिट्टी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, और इस कारण इस मिट्टी को क्या बोला जाता है, कपास वाली मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तीन बातें क्लियर हो गई। पहला पॉइंट क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी है। कौन सी खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो सिंपल सी बात है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, काली मिट्टी महीन कण मृतिका से बनी होती है, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी क्या है, महीन कण जो बारीक कण होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, मृतिका बोला जाता है, उससे। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में है, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी में है। ठीक है, तो नोट पॉइंट है, बहुत सिंपल है, आप आराम से याद कर लो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस मिट्टी का निर्माण लावाजनक सेल और जलवायु के प्रभाव के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये तो किस तरीके से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के क्षेत्र, आपको याद रखना है, यह मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों में पाई जाती है। क्लियर, तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरीके का कंटेंट तैयार करने में।
ठीक है, और फिर उसका वीडियो बनाने में। अभी मैं बिल्कुल गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, हम बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी आपको पता ही है कौन से भागों में पाई जाती है, तो मोस्टली इस क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थानी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्षेत्र है मरुस्थलीय मिट्टी का। कहाँ कहाँ पे है, एरिया बिल्कुल बना हुआ है कहाँ का, देखो यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो याद रखना पर्वतीय मिट्टी कहाँ है आपकी, जम्मू कश्मीर ये वाला एरिया है, श्रीनगर, यहाँ पे पाई जाती है कौन सी, पर्वतीय मिट्टी। और जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो पाई जाती है कहाँ पे, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये जो मैंने डायग्राम लिए हैं वो सभी लिए हैं ज्ञान तरंग से, तो थैंक्स बोलना चाहूँगा उनको, जो उनने इन डायग्राम्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है इस मिट्टी, यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। अधिक तापमान के कारण बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अतः मिट्टी में लवण पाया जाता है। मिट्टी में क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में बालू के कण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मरुस्थलीय मिट्टी में क्या है, रेता पाया जाता है कि नहीं, बालू के कण। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, तो ध्यान रखना, क्योंकि पानी की कमी होती है, और जब पानी नहीं है तो ये सिंपल सी बात है, ये मिट्टी क्या होगी, कम उपजाऊ होगी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में। देखो एरिया है कि नहीं, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है डॉट डॉट वाला रेड कलर का, ये सब कौन सा है, मरुस्थलीय मिट्टी का है। ठीक है, वो ऊपर जो नीला आपको दिख रहा है वो पर्वतीय मिट्टी का। तो सिंचाई के आधार, अगर सिंचाई के साधन अगर विकसित हो गए तो इस मिट्टी पर खेती की जा सकती है। तो समझ में आ गया आपको क्या है मरुस्थलीय मिट्टी, क्लियर हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि मिट्टी क्या है, उन क्षेत्रों में पाई है जहाँ पे बारिश कम होती है। तो तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इस मिट्टी में लवण पाया जाता है, रेता बहुत पाया जाता है, कम उपजाऊ होती है, और राजस्थान गुजरात में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी क्या है, देखो ये क्षेत्र बना हुआ है। लेटेराइट मिट्टी बहुत कम पाई जाती है, तो ये एरिया है छोटे छोटे, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। तो इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान के साथ भारी बारिश होती है। ठीक है, क्या होता है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, भारी बारिश के कारण निक्षालन होता है और जीवाणु मर जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस न के बराबर होता है, यानी कि इसमें ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। ह्यूमस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगी, कम उपजाऊ होगी। तो सिंपल सी बात है, यह मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ होती है। खाद के प्रयोग से इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यह मिट्टी मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो याद रखना है, लेटेराइट मिट्टी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। पाई तो पूरे देश में थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आते हैं हम लाल और पीली मिट्टी पे। अब लाल और पीली मिट्टी, आपको लाल मिट्टी दिख रही होगी ये। ठीक है, तो इस मिट्टी का निर्माण जो है वो दक्कन के पत्थर के पूर्वी और पठार के, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ये लाल मिट्टी विकसित हुई है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, इस मिट्टी का रंग लाल लौह तत्व की अधिकता के कारण हुआ है। ठीक है, रंग कैसा होता है इसका, पीला रंग होता है, जलयोजन के कारण हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस न के बराबर होता है। ठीक है, और खाद का प्रयोग करके इस मिट्टी को क्या बनाया जा सकता है, उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत गलती